नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबीयत और बिगड़ गई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने हैदराबाद रेफर कर दिया है सीएम की मां को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ 11 लोग हैदराबाद जाएंगे। सीएम की मां रूपी सोरेन को हाई बीपी की समस्या है और रूपी सोरेन का हिल व्यू हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और अब डॉक्टरों ने हैदराबाद रेफर कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबीयत और बिगड़ गई है। इसके पहले ही वो अस्पताल में एडमिट थी, लगातार उनकी देखरेख हो रही थी, इलाज चल रहा था। हिल व्यू हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहां पर मिलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हुए थे। लेकिन आज इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि तबीयत और बिगड़ गई है। चित्तरंजन कुमार रांची से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चित्तरंजन, जानना चाहेंगे क्या अपडेट है अभी मुख्यमंत्री की मां जी की तबीयत कैसी है? क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पिछले दिनों भी उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो खुद उनको अस्पताल ले जाकर एडमिट कराया था। और जहां पे उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उन्होंने खुद पूरे डॉक्टरों की टीम से बात की थी और लंबे समय तक उनके साथ ही रही थी, जब तक उन्हें डॉक्टरों ने उस वक्त कहा था कि बढ़ती उम्र के कारण इनकी जो तबीयत है वो थोड़ी नाजुक हुई है। कहने जो इनकी उम्र है उसके कारण इनकी तबीयत खराब हुई है। ऐसे कोई बड़ी बीमारी होने की बात सामने नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से आज फिर से उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, जिसके कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए ताकि उनके इलाज को बेहतर उनका इलाज कराया जा सके, जिसके लिए उन्हें फिर से अस्पताल में जब उनकी हालत खराब हुई तो उनको एडमिट कराया गया। लेकिन अभी ये बातें सामने आ रही है कि उनको बेहतर इलाज के लिए, ताकि उनके स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए उन्हें झारखंड से बाहर इलाज के लिए ले जाया गया। जी चित्तरंजन, ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के साथ 11 लोग हैदराबाद जाएंगे। उनकी माताजी की तबीयत जो ज्यादा खराब हो गई इलाज के लिए, तो मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन जाएगा, क्या इसकी कोई जानकारी मिल रही है? तो परिवार के कई लोग शामिल रहेंगे, ताकि उनके देखभाल में जब अस्पताल में अगर उन्हें एडमिट करने की जरूरत पड़े तो उनके साथ रहने के लिए लोग रहें। इसके लिए उनके परिवार के करीबी जो लोग माने जाते हैं ऐसे लोग रहेंगे। और खुद जो मुख्यमंत्री की मिसेस हैं कल्पना सोरेन, वो खुद भी रहेंगी वहां। बेहतर इलाज के लिए जो कुछ भी हो सकेंगे, जब वहां से डॉक्टरों से बात करना, उनकी टीम से बात करना और जो भी फैसले लिए जाएंगे उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वो किए जाएंगे। जी चित्तरंजन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रांची से ही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के कैबिनेट मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी जनसंख्या 20% से ज्यादा है, तंग करने पर 80% का भी घर बंद कर देंगे। तो देखिए कैबिनेट मंत्री का ये विवादित बयान, जिसमें कहीं ना कहीं वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जनसंख्या भले ही 20% से ज्यादा हो, लेकिन अगर हमें परेशान किया गया या हम पर वार किया गया तो हम 80% वाले लोगों के घर बंद कर देंगे। यानी सीधे खुले तौर पर धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री। वो पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सब कुछ नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70%, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। तो ये चीज समझ में सब आ गया है। चित्तरंजन हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। चित्तरंजन, चूंकि कैबिनेट मंत्री ने जिस तरीके का बयान दिया है, क्या इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, झारखंड के मंत्री हैं और जिस तरह से लगातार ये अपने विवादों में रहते, अपने भाषणों को लेकर, अपने स्टेटमेंट को लेकर एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दिया है कि जिस तरीके से 80 और 20 की पूरे देश में 80 और 20 की बात की, लोग अगर डिस्टर्ब होंगे तो कहीं ना कहीं वो 20% लोग
प्रतिशत लोगों के घरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के तरीके से हाल के देश की राजनीतिक हालात है, जिस तरीके से राजनीतिक चर्चाएं चल रही है 80-20 की, कहीं ना कहीं उसका जो उसको लेकर अब झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। हालांकि इस पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री, नेता हैं, इस पर उनका जो हफीजुल हसन है, मंत्री हैं, उनका बचाव ही करते नजर आए। जब हमने जेएमएम के नेता से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बात की हमें जानकारी नहीं, जबकि इस तरह के बयान उन्होंने कल एक आम सभा में जब पत्रकारों द्वारा उनसे कुछ सवाल किए गए थे तो इस दौरान उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं जेएमएम जो उनके ही कोटे के मंत्री, जेएमएम जो जिस पार्टी से वो आते हैं, तो कहीं ना वो पार्टी भी इनके इन बयानों से बचते हुए नजर आ रही है। जी चितरंजन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गर्मी के दिनों में बिजली संकट पर बोलते हुए राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में बिजली संकट है, बिहार के साथ पूरे देश में बिजली संकट है। बिजली संकट को दूर करने पर बोलते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार बिजली की मांग को लेकर भारत सरकार से बात कर रही है। उन्होंने राज्य में 1000 मेगावाट बिजली की कमी की बात कहते हुए जल्द समस्या के समाधान की उम्मीद जताई। तो बिजली संकट को लेकर के जिस तरीके से परेशानियां चल रही हैं, बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया कि लगातार काम जो है वो किया जा रहा है, राज्य में बिजली की कमी को स्वीकार भी रहे हैं, लेकिन साथ में हम काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में 1000 मेगावाट बिजली की कमी बताई जा रही है, समस्या के लिए केंद्र से बातचीत हो रही है, ये कहना है ऊर्जा मंत्री का। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव न्यायिक हिरासत से रिहा हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने सीबीआई कोर्ट के समक्ष बेल बॉन्ड सबमिट कर दिया है। 2 बेलर रंजन सिंह यादव और अंजल किशोर सिंह जमानतदार बने हैं। चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आधी सजा पूरी करने के आधार पर जमानत दी गई है। लालू प्रसाद ने नियम के अनुसार 30 महीने की सजा काटनी थी उन्हें, जबकि वो 42 महीने की सजा काट चुके हैं। जमानत के लिए लालू प्रसाद को 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया है। 10 लाख रुपया फाइन था और 1 लाख का दोषी की सर कौन सा मामला था, कितने साल की सजा हुई थी और जो बेल हुआ था तो क्या कुछ शर्त था? ये RC 47A96 लोंडा कोषागार से संबंधित है और इसमें बंदी झारखंड उच्च न्यायालय से बेल हुई थी। बेलर सर कौन कौन रहे इसमें? बेलर में एक अंजल करके हैं, एक रंजन जी पहचान करता है। तो लालू प्रसाद यादव जल्द जेल से रिहा होंगे, उन्हें जमानत मिल गई है। लालू प्रसाद यादव के वकील का ये कहना है कि चूंकि उन्हें जो सज़ा काटनी थी, आधी सज़ा पूरी हो चुकी है। 30 महीने की सज़ा थी और 42 महीने सज़ा काटने के बाद अब उनकी ज़मानत हो गई है। चारा घोटाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें सज़ा दी थी और जेल की सजा हुई थी, लेकिन फिलहाल जमानत मिल गई है लालू प्रसाद यादव को। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है लालू को। चितरंजन जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। चितरंजन, चूंकि लालू प्रसाद यादव की जमानत झारखंड हाईकोर्ट में मंजूर हो गई है, क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा, उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? पिछले ही दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने इनके जो रिहाई के थे ऑर्डर, उस पर उनकी सहमति बन गई थी और लगातार जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जमानत के लिए लगातार इन पर सुनवाई भी चल रही थी। तो पिछले ही दिनों डोरंडा मामले पे तो सजा काट रहे थे, जिस पर उनको 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। तो उस पर उनकी जो बेल बॉन्ड थी 60 लाख रुपए जो जुर्माना लगाया गया उसको भी भर दिया गया है और 10 लाख का जो मुश्किलें लगाए गए थे उसको भी उन्होंने भर दी, जमानत के लिए जो लगाई गई थी। लेकिन एक खास शर्त भी रखी गई है कि ये अपना
एड्रेस और अपना जो मोबाइल नंबर है वो बिना किसी को बिना कोर्ट को जानकारी दिए वो बदल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सशस्त्र इन्हें जमानत मिली है और किसी भी हो क्षण लालू प्रसाद यादव के लिए जो डॉक्टरों की टीम, एम्स की डॉक्टरों की टीम बैठेगी और निर्णय लेगी कि इन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या आगे की रणनीतियां क्या होगी। तो किसी भी क्षण इन्हें एम्स से बाहर लाया जा सकता है और मिली जानकारी के अनुसार ये सीधा वहां से निकलकर मीसा भारती जो दिल्ली में ही रहते हैं उन्हीं के आवास पर ये जाएंगे और कुछ दिन आराम करने के बाद ही पटना अपने घर को ये आएंगे। जी चित्ररंजन, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी के बाद जहां छात्र इसका विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संत समाज भी इसके विरोध में सामने आ गए हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दुर्गा सप्तशी और रामनवमी नहीं मनाई जा सकती तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रोजा इफ्तार क्यों मनाया जा रहा है। कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस निकल सकते हैं क्या? शोभा यात्राएं हो सकती हैं क्या? अगर नहीं हो सकती तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस तरीके के कार्यों में और दूसरे जिस भी धर्म को मानने वाले छात्र हैं, टीचर हैं, वो व्यक्तिगत अथवा अपने छात्रावासों में कोई कार्यक्रम ऐसा करते हैं तो उस पर आपत्ति नहीं हो सकती। बीएचयू की दीवारों पर विवादित नारों को लेकर भगत सिंह छात्र मोर्चा ने बयान जारी किया है। छात्र मोर्चा ने कहा कि उन्होंने इन नारों को नहीं लिखा है। इन नारों को लिखकर बीसीएम से खौफ खाने वाले ब्राह्मणवादी गुंडे और दक्षिणपंथी तत्व बीसीएम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हम बीएचयू के छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और शिक्षकों से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के नारों से बीसीएम का कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ये नारे वही लोग लिख रहे हैं जो अंबेडकर जयंती बनाने और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने की वजह से पिछले कुछ दिनों से बीसीएम के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। इन छात्रों के खिलाफ थाने में तहरीर दी जा चुकी है जिससे वो घबराकर इस तरह की तुच्छ हरकत कर बीसीएम को बदनाम करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इस मामले की जांच करें, ऐसे समाज विरोधी तत्वों पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक वह है, दीवारों में इस तरह के किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के प्रति इस तरह से लिखा जाता है। यह उनकी मंशा है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण खराब करें, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह के वातावरण को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और वो कभी भी इस वातावरण को खराब नहीं होने देंगे और हम कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। इस तरह के नारे लिखे जाते हैं, वह माहौल को खराब करने के लिए लिखे जाते हैं और हम उनकी मंशा को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के लोग पूर्व मंत्री एसपी यादव के नेतृत्व में बिजली कटौती को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और विद्युत कटौती बंद करने की मांग पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। गर्मी में विद्युत कटौती बंद करो, भीषण गर्मी में विद्युत कटौती बंद करो, बिजली कटौती। बड़ी खबर का रुख करते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाउड स्पीकर को लेकर के सख्ती दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सख्ती और बढ़ा दी गई है। लखनऊ पुलिस अतिरिक्त लाउड स्पीकर को उतरवा रही है। धर्म गुरुओं और पुजारियों को बताए गए मानक बताए गए हैं। लोगों ने सरकार के आदेश का स्वागत किया है और खुद से ही लोग लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। शहादातगंज क्षेत्र में ये अभियान चलाया गया जहां पर लोगों का सहयोग मिला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश सरकार के आदेश के बाद लाउड स्पीकरों को हटाने का काम लगातार जारी है और इसमें लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लोग धर्मगुरु और पुजारियों को उनके मानक भी बताए गए कि इस तरीके से हटाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर।
हमीरपुर के सदर कोतवाली के लक्ष्मीबाई तिराहे पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। नगरपालिका रोड किनारे लगे अतिक्रमण को हटाने में लगी है, तो वहीं दुकानदारों की शिकायत है कि हमें दुकान हटाने का समय भी नहीं दिया गया। दुकान में रखे सामान सहित बुलडोजर को चला दिया गया। शिक्षा विभाग छात्र छात्राओं को पीटने के आरोप में आरोपी शिक्षक गणेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही विभाग ने आरोपी शिक्षक का ट्रांसफर दूसरे विद्यालय में करने का फैसला किया। दरअसल पूर्व माध्यमिक विद्यालय भैंसाहा के प्रधानाध्यापक गणेश कुमार ने क्लासरूम की खिड़की खोलने से नाराज होकर 1.5 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं की पिटाई कर दी, जिसमें एक छात्र बेहोश हो गया था। मामला सामने आने पर बेसिक शिक्षा विभाग के एडी ने मामले की जांच की और शिक्षक गणेश कुमार को दोषी पाया। संगम नगरी प्रयागराज में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं नैनी थाना क्षेत्र के मल्हरा रेलवे क्रॉसिंग पर एक और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने नैनी और छिउकी स्टेशनों पर वेंडर ठेकेदार को दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हो गए, तो वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। सहारनपुर के नुक्कड़ में बुधवार की शाम 4 साल की एक बच्ची तालाब के किनारे खेल रही थी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में डूब गई। परिजन गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश कर रहे हैं। बच्ची के तालाब में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा रहा है कि बच्ची खेलते खेलते फिसल गई और तालाब में गिर गई। बताया जा रहा है कि कोटला इलाके के रहने वाले हाजी इरफान अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर के सामने ही तालाब है। बुधवार की शाम उनकी 4 साल की मासूम बच्ची उमेरा तालाब के किनारे अकेले खेल रही थी। खेलते खेलते वो तालाब की बाउंड्री तक जा पहुंची। हादसे के वक्त आसपास कोई नहीं था। बच्ची का पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर गई। ये देखिए तस्वीर, चूंकि वहां पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था और उसी सीसीटीवी में सारी ये घटना कैद हो गई, जिसके बाद इसके बाद बच्ची को ढूंढा जा रहा है। गोताखोर लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तालाब में 4 साल की बच्ची गिर गई। खेलते खेलते वो किनारे तक पहुंच गई और उसका पैर फिसल गया। और ये देखिए तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि छोटी सी बच्ची खेलते हुए उसे पता भी नहीं चला कि वो कब तालाब के किनारे तक आ गई और तालाब में कब उसका पैर फिसल गया, पता ही नहीं चला। गोताखोर बच्ची को तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्ची का पता चला नहीं और कोशिश की जा रही है। गोताखोर लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। सहारनपुर की ये खबर है जिसे रूबरू करा रहे हैं आपको, जहाँ पर ये छोटी सी बच्ची देखिए तालाब के किनारे खेल रही थी और अचानक फिसल गई। शरद कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, अभी जानना चाहेंगे क्या अपडेट है, क्या बच्ची मिल पाई गोताखोरों को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 4 साल की ये बालिका है जो पूरी रात जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो रेस्क्यू चलाया गया था, लेकिन रात भर जो है वो सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जो है आज सुबह जो है 11 बजे के आसपास जो है बच्ची का शव जो है अपने आप ही तैरता हुआ तालाब में ऊपर की तरफ आ गया था। जो ग्रामीणों ने जब देखा तो उस बच्ची को बाहर निकाला गया। लेकिन ये एक हृदय विदारक घटना है कि किस तरीके से लड़की जो है वो खेलते हुए जो है स्वयं ही जो है वो तालाब में समा गई। बिल्कुल शरद, क्योंकि इस तरीके की अगर तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये सावधानी रखने की बात है कि बच्चों को ध्यान में रखें, बच्चे किधर जा रहे हैं और अकेले बच्चे कहीं ना जाएं, क्योंकि इस तरीके की घटना वाकई में हृदय विदारक है। 4 साल की बच्ची डूब गई तालाब में, जैसा कि आप बता रहे हैं। क्या परिजनों से कोई बात हो पाई, क्या कह रहे हैं? देखिए, परिजनों का साफ ये कहना कि 4 घंटे तो लगातार इधर उधर ढूंढते रहे, तलाशते रहे बच्चे को, लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं चला। तो तब जाके उनके दिमाग में आया, तो एक पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये जो पूरी फुटेज है ये कवर हो गई। तो इसी के आधार पर जो है बच्ची की तलाश की गई। घर में जो है इस समय जो है पूरा कोहराम मचा हुआ है और लगातार जो है बच्ची के परिजन जो है ना रो रो के उनका बुरा हाल हो रहा है। जी,
शरद, शुक्रिया इस जानकारी की। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक भाजपा कार्यकर्ता पर विवाहिता ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि कुछ दिन पहले महिला के पति की बुलेरो गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली, जिसे छुड़वाने के लिए उसका पति मंझनपुर थाने गया तो पुलिस ने उसके पति को ही हिरासत में ले लिया। उसके बाद जब महिला अपने पति को छुड़वाने के लिए थाने पहुंची तो उसके साथ वहां आरोपी गलत करने लगा और थोड़ी ही देर में उसके 3 साथी और आए। उसके बाद आरोपी दुर्गेश ने महिला के साथ घटना को अंजाम दिया और जब महिला की इसकी शिकायत मंझनपुर पुलिस से करने पहुंची तो उल्टा पीड़िता को ही डांटकर भगा दिया गया, जिसके बाद महिला ने एसपी कार्यालय में तहरीर दी। हमारी एक बोलेरो गाड़ी थी जो पता नहीं किस कारण से यहाँ मंझनपुर थाने में सीज हो गई थी। तो हमारे हस्बैंड जी यहाँ छुड़वाने के लिए गाड़ी आए थे तो उनको यहीं थाने पर बैठा लिया गया था। तो हमारे पास दुर्गेश चौधरी, जो अपने आप को बीजेपी नेता बताते हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ ओरिजिनल आईडी की मांग हो रही है, आप ओरिजिनल आईडी लेके आइए, अपने हस्बैंड को छुड़ा के ले जाइए। तो हम अपनी आईडी लेके आए थे वहाँ, ओरिजिनल आईडी उनको ही। तो जब अंदर गए तो हमको जो है उनको बैठाए हुए थे, आईडी दे दिए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बोले ऐसा सब नहीं है। एक युवती ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिस व्यक्ति का नाम दिया है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसका नेता है, उस नाम दिया है। उस पर कार्रवाई के लिए मैंने सीओ साहब को भेजा है। सीओ साहब जांच करके जो सत्यता होगी उस पर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।